A very good morning to all of you. Today we will discuss about heredity and evolution part 3. What happens when pea plants showing two different characteristics rather than just one? अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा जब जो मटर के पौधे हैं, जो पी प्लांट्स हैं, वो दो अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाने लग जाएं, एक कैरेक्टर दिखाने के बजाय आर ब्रीड विथ ईच अदर। और ऐसे ही दोनों प्लांट्स को, पी प्लांट्स को जब हम आपस में क्रॉस करवा दें तब क्या होगा? वॉट डू द प्रोजेनी ऑफ अ टॉल प्लांट? क्या होगा जब ऐसी प्रोजेनी हो जिसमें टॉल प्लांट हो विथ राउंड सीड्स के साथ में, जिसके बीच कैसे हो, राउंड हो, टॉल प्लांट हो, एंड अ शॉर्ट प्लांट, और एक ऐसा प्लांट हो जो कि शॉर्ट हो जिसके रिंकल्ड सीड्स हो। तो उनकी प्रोजेनी कैसी दिखेगी? यहाँ पे हमको एक कंडीशन दी है जहाँ पे टॉल प्लांट है जिसकी राउंड सीड्स है, जिसके पास गोल गोल सीड्स हैं, और ऐसा प्लांट है जो कि शॉर्ट है और उसकी रिंकल सीड्स है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो किस तरीके से उनके बच्चे दिखेंगे, मतलब उनके पौधे किस तरीके से दिखेंगे? दे आर ऑल टॉल। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा कि सारे टॉल होंगे एंड हैव राउंड सीड्स, और सभी की सीड्स सभी के बीच कैसे होंगे? गोल होंगे। टॉलनेस एंड राउंडनेस सीड्स आर दस डोमिनेंट ट्रेट्स। तो हमें याद रखना है कि जो टॉलनेस होता है और जो राउंड सीड्स होंगे, ये दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे। But what happens when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self pollination? बट हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या होगा जब ये जो F1 प्रोजेनी है, मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स हम मिले हैं, इनका हम यूज़ करें दूसरी जनरेशन को बनाने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू। मतलब जितने भी पौधे हमें फर्स्ट जनरेशन में मिले हैं हम उनको आपस में सेल्फ पॉलिनेट करवा दें तो क्या मिलेगा हमें? क्वेश्चन अराइज हुआ, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट विल फाइंड that some F2 progeny are tall plants with round seeds and some were short plants and with wrinkle seeds. तो जो हमारे मेंडल थे, ग्रिगोर जॉन मेंडल, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इस चीज़ को पता लगाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो F2 प्रोजेनी देखी उन्हें जो मिली एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसमें सारे प्लांट्स टॉल थे, कुछ प्लांट्स टॉल थे और राउंड सीड्स थी उनके पास में, और कुछ प्लांट्स शॉर्ट थे जिनके पास में रिंकल्ड सीड्स थी। मतलब दोनों का 50-50 हो रहा था यहाँ पे। हाउएवर देयर वुड ऑल्सो बी सम F2 प्रोजेनी दैट शोड न्यू कॉम्बिनेशंस। और यहाँ पे एक और चीज़ आई, वो ये कि जो F2 प्रोजेनी थी, जो सेकेंड जनरेशन मिली, उसमें कुछ नए कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिले। सम ऑफ देम वुड बी टॉल, कुछ उसमें से टॉल थे, बट हैव रिंकल सीड्स, लेकिन उनमें रिंकल सीड्स के साथ टॉल थे। अभी तक हमने देखा था कि टॉल थे लेकिन राउंड सीड्स थे, लेकिन अब टॉल विथ रिंकल सीड्स देखने को मिल गए। वाइल अदर्स वुड बी शॉर्ट बट हैव राउंड सीड, और राउंड सीड्स हमें हमेशा किसके साथ में दिख रहे थे? टॉल के साथ में, लेकिन अब हमें राउंड सीड्स किसके साथ में देखने को मिल गए? शॉर्ट प्लांट के साथ में। यू कैन सी एज टू हाउ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट्स आर फॉर्म्ड इन F2 ऑफस्प्रिंग। अब ये देखने की बात है कि किस तरीके से नए कॉम्बिनेशंस बन गए F2 प्रोजेनी में। When factors controlling for seed shape and seed color recombine to form zygote leading to form F2 offspring। अब उन्होंने ये देखा कि जो फैक्टर्स थे, यहाँ पर अभी हम सब लोग जानते हैं कि जीन्स की बात हो रही है, लेकिन वो उस समय फैक्टर्स बोल रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि ये जीन्स बोलते हैं ना, तो फैक्टर्स बोलते थे हमारे मेंडल जी। तो उन्होंने क्या कंट्रोल करा, उन्होंने ये देखा कि ये फैक्टर्स ही हैं जो कि कंट्रोल करते हैं उस सीड के शेप को, उस बीज के शेप को, उस बीज के कलर को, और यही करी कंबाइन वापस से कंबाइन होकर जाइगोट बनाते हैं, जो कि F2 ऑफस्प्रिंग में आपको देखने को मिलता है फिगर 9.5 में। Thus the tall short trait and the round seed wrinkled seed trait are independently inherited। तो देखा उन्होंने कि जो टॉल, जो शॉर्ट ट्रेट है, कैरेक्टर है, जो राउंड और रिंकल सीड का कैरेक्टर, ये खुद ब खुद अलग अलग इनहेरिटेड हो रहा है, मतलब पास ऑन हो रहा है। तो ये हम समझ सकते हैं जो हमें फिगर दिया हुआ है 9.5 के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है उन्होंने। हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड? अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। हाउ डज़ द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क? यहाँ पर जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है हेरिडिटी की, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स की फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये किस तरीके से वर्क करती है। सेलुलर DNA इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। यहाँ पे बताया गया है कि जो सेलुलर DNA होता है, इसके पास ये वो जानकारी होती है और जानकारी का सोर्स होता है जो कि प्रोटीन बनाने के लिए सेल्स में इन्वॉल्व होता है। अगर मान लो कोई सेल है, उसमें प्रोटीन बनाना है, तो सेलुलर DNA के पास में वो जानकारी होगी जो उस प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी।
A section of DNA that provides information for one protein is called the gene for that protein. डीएनए का वो सेक्शन जिसके पास में जानकारी हो और वो हमें जानकारी दे उस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए, तो उसे हम कहेंगे वो जीन होगा उस प्रोटीन के लिए. हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर. अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैसे प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं उन कैरेक्टर्स को जिन्हें हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं. Let us take the example of tallness as a characteristic. अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम क्या ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं tallness का एक कैरेक्टर के फॉर्म में. We know that plants have hormones that can trigger growth. हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास में हॉर्मोन्स होते हैं और ये उनकी ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं, मतलब जल्दी से बढ़ा देते हैं, बहुत फास्टली बढ़ा देते हैं. प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन. किसी भी प्लांट की हाइट उसके अमाउंट ऑफ हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट में वो हार्मोन उस प्लांट के अंदर है. The amount of the plant hormone made will depend on the efficiency of the process for making it. अब किसी भी प्लांट के अंदर हार्मोन का अमाउंट इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी इफ़िशियंसी से प्रोसेस वर्क कर रही है उस हार्मोन को बनाने के लिए. कंसिडर नाउ एन एंजाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस. अब एक मान लीजिए कि कोई एक एंजाइम है जो कि क्या करें, खुद एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं, मतलब ये रिएक्शंस में खुद इन्वॉल्व नहीं होते बट हाँ खुद ख़त्म नहीं होते, लेकिन सिर्फ ट्रिगर करने का काम करते हैं. ऊपर से ही ये क्या करते हैं, उस रिएक्शन को फास्ट करवा देते हैं. खुद इन्वॉल्वमेंट करते हैं बट पूरा नहीं करते हैं, सिर्फ शो ऑफ के लिए ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के लिए मान लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ़ दिस एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली, अगर मान लो एंजाइम है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड, तो बहुत सारा हार्मोन क्या बनेगा, बन जाएगा. एंड दी प्लांट विल बी टॉल, और प्लांट क्या होगा, टॉल होगा. इफ़ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज़ एन अल्टरनेशन दैट मेक्स द एंजाइम लेस एफिशिएंट, अगर मान लो कि ऐसा जीन है उस एंजाइम के लिए जो कि बदल दे उसको और उसकी एफिशिएंसी को कम कर दे, द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस, तो जो अमाउंट होगा हार्मोन का वो कम हो जाएगा. एंड द प्लांट विल बी शॉर्ट, और जो प्लांट होगा वो शॉर्ट होगा. दस जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स. इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो जीन्स होंगे वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को और ट्रेट्स को. If the interpretations of Mendelian experiments we have seen discussing are correct, then both parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during sexual reproduction. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मान लो हम जो भी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मेंडल्स के, और मेंडल ने जो किया वो अगर सही है, अगर हम डिस्कस करें कि वो सही है, तो जो दोनों पेरेंट्स होंगे वो दोनों इक्वली अपना अपना DNA उस प्रोजेनी को दे रहे हैं ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. वी हैव डिस्कस्ड दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर. ये जो इशू है इसको हमने डिस्कस किया है पहले वाले चैप्टर में. इफ़ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजेनी, बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग अ कॉपी ऑफ द सेम जीन. अगर मान लो दोनों पेरेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं और वो पता लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि जो कैरेक्टर होगा प्रोजेनी के अंदर, तो दोनों पेरेंट्स क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, सेम जीन की कॉपी करेंगे वो भी. दिस मीन्स दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन्स. मतलब जो पी प्लांट होगा, जो मटर का पौधा होगा, उसके पास में 2 सेट्स आएंगे जीन्स के, एक मदर से एक फादर से. 1 इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, और एक एक जीन कहाँ से इनहेरिट हुआ है, पेरेंट्स से, सिंगल पेरेंट से. फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क, इस मैकेनिज्म को काम करने के लिए ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली 1 सेट ऑफ जीन, और हर एक जो जर्म सेल होगा उसके पास में एक सेट होगा जीन का. जर्म सेल्स वो होते हैं जो कि जीन्स को फॉर्म करते हैं, वो लोग क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं. How do germ cells make a single set of genes from the normal 2 copies that all other cells in the body have? अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि किस तरीके से जर्म सेल्स एक सिंगल सेट बनाते हैं जीन्स का, जो नॉर्मल 2 कॉपीज़ होती हैं उनसे, जितने भी दूसरे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के उनसे अलग ये कैसे जीन्स बना लेते हैं. मतलब होते जर्म सेल्स, ये भी सेल्स है वो भी सेल्स है, लेकिन ये ऐसा कैसे जीन्स बना लेते हैं, और भी सिंगल सेट बनाते जीन्स का, ये हमसे क्वेश्चन पूछा. इफ़ प्रोजेनी प्लांट्स इनहेरिटेड अ सिंगल होल सेट फ्रॉम ईच पेरेंट, अगर मान लो कोई प्रोजेनी है, जैसे हमने बात किया प्रोजेनी प्लांट है, उसने सिंगल सेट उसे मिलता है उसके एक पेरेंट से, देन द एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्ड इन फिगर 9.5 की नॉट वर्क.
अगर मान लो कोई भी प्रोजेनी प्लांट है, उसको एक सिंगल सेट मिलता है उसके पेरेंट से, ईच पेरेंट से, तो जो एक्सपेरिमेंट हमें दिया गया 9.5 वो काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज द टू कैरेक्टरिस्टिक्स कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई वुड दैन बी लिंक्ड टू ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल वाई आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एंड कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली inherited. This is explained by the fact that each gene set is present not as a single long thread of DNA but as separate independent pieces, each called a chromosome. अब यहाँ पे हमने देखा कि जो कैपिटल आर है, जो स्मॉल वाई है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएंगे, तो फिर ये अपने आप को अकेले अकेले एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इनहेरिट ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएंगे। ये एक्सप्लेन किया गया है इस फैक्ट से, जो एक जीन का सेट होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि सिंगल लॉन्ग थ्रेड, सिंगल एक जो लंबा धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसके फॉर्म में नहीं होता है, बट एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेज, ये अलग अलग पीसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। दस ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। इससे क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा सिंगल सेल होगा उसके पास में 2 कॉपीज होंगी हर एक क्रोमोसोम की, 1 ईच फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, और एक हमें मिलेगा मेल से और एक फीमेल पेरेंट से मिलेगा। एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। हर एक पेयर से जो जर्म सेल होगा वो एक क्रोमोसोम ले लेता है। दीज मे बी ऑफ ईदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन, हो सकता है मदर से हो या फादर से हो। व्हेन 2 जर्म सेल्स कंबाइन, और जब कभी भी 2 जर्म सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, दे विल रीस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोजेनी, और वापस से जो नॉर्मल नंबर होता है क्रोमोसोम्स का वो वापस आ जाता है, उनका जो लॉस हुआ था। इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पीशीज़, और स्पीशीज़ की जो डीएनए की स्टेबिलिटी होती है वो उन्हें मिल जाती है। सच ए मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन्स द रिजल्ट्स ऑफ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, और ये जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है इनहेरिटेंस की, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स की, एक्सप्लेन करती है कि जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका क्या रिजल्ट आया, एंड इज़ यूज्ड बाय ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। और जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को, बट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो फॉलो सिमिलर रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, और जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं जीव ऑर्गेनिजम्स, वो भी इस रूल जो रहता है इनहेरिटेंस का, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स का, उसे फॉलो करते हैं, समवॉट सिमिलर फॉलो करते हैं। कैन वी वर्क आउट हाउ देयर इनहेरिटेंस माइट वर्क, क्या हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका इनहेरिटेंस का पैटर्न फॉलो करते हैं वो लोग। हमें जो ये डायग्राम दिख रहा है इसे हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं, तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, कैरेक्टर लेना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर हम लेंगे राउंड के लिए, और स्मॉल वाई हम लेंगे ग्रीन के लिए। इनका हम क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर से, जैसे हम लेंगे रिंकल्ड के लिए, और जो हमारा कैपिटल वाई होगा वो हम लेंगे येलो के लिए। हम इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, किस तरीके से क्रॉसिंग करवा सकते हैं। आई एम राइटिंग अगेन, एक बार वापस से लिख रही हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। इस तरीके से हम क्रॉसिंग करवाते हैं। हम पर्टिकुलरली फर्स्ट वाला जो है उसको 2 टाइम्स लेंगे, इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम कैपिटल आर लेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई लेंगे। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर लिया है हमने कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये राउंड सीड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारा दूसरा हमने कैरेक्टर लिया है ये हमारे रिंकल्ड सीड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल आर वो है राउंड, और स्मॉल वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है कलर ग्रीन। सिमिलरली यहाँ पर में जो स्मॉल आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिंकल्ड सीड को,
और कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है येलो कलर को। ये जो हमारा मटर होगा उसका शेप कैसा है, राउंड। यहाँ पर मटर का जो शेप है वो है रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, राउंड मतलब सर्कुलर, बिल्कुल नॉर्मल शेप। और जो स्मॉल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सीड के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीज के कलर को, जो कि यहाँ पर ग्रीन है। और इस केस में जो कैपिटल वाई है वो बीज के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहाँ पे येलो है। अब इन दोनों के बीच में हम करवाएंगे क्रॉसिंग करवाने के केस में हम इस केस में पेरेंट जो होगा उसका गैमेट क्या बनेगा वो हमें ध्यान रखना है। दोनों के केस में जो गैमेट बनेगा वो सिमिलरली सिंगल होगा। दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगी ऑब्वियसली, तो जो गैमेट बनेगा वो बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये इन दोनों के बीच का गैमेट बनेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो गैमेट है ये कैसे बना। तो देखिए, हमने क्या लिया था, कैपिटल R स्मॉल y। सेकेंड केस में स्मॉल r कैपिटल Y। अब हम इंडिविजुअली जो हमारे पास में गैमेट बनेगा उसमें हम सिंगुलर फॉर्म लेंगे, मतलब यहाँ पर हम ये लेंगे कि जब इस तरीके के हमें कैरेक्टर्स मिलेंगे तो हमने सिंगुलर कैरेक्टर लेंगे, और यहाँ पर भी जब हमें इस तरीके के कैरेक्टर्स मिलेंगे तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर कैरेक्टर लेंगे, क्योंकि गैमेट दोनों के केस में 1 1 बनेगा। जिस तरीके से मदर और फादर का केस होता है उनके पास में गैमेट्स सिंगुलर बनते हैं और फिर वो प्रोसेस करके जाइगोट बनाते हैं। तो सिमिलरली फिर जब इन दोनों गैमेट्स के बीच में प्रोसेस होगी तो क्या बनेगा हमारे पास में, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। जैसे अब हम आगे सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाएंगे और चेकबोर्ड हम फॉर्म करेंगे। चलिए, अब हमें इसके बीच में क्या करवाना है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, जैसा हमारा मेंडल ने किया था। लेकिन पर्टिकुलरली हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे डोमिनेंट क्या है और रेसेसिव क्या है। तो कैपिटल R दिख रहा है हमें, तो ऑब्वियसली कैपिटल R डोमिनेंट है। तो कैपिटल R किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर राउंड। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कैपिटल R इज़ फॉर राउंड, और यहाँ पे राउंड केस ले रहे हैं हम कि डोमिनेंट है। और कैपिटल Y ले रहे हैं, कैपिटल Y फॉर येलो कलर। तो येलो कलर मतलब यहाँ पे सीड जो होगा वो राउंड होगा और कलर उसका येलो होगा। अब इसके हमें 2 कैरेक्टर्स लेने हैं, राउंड और येलो, और हमें इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। तो हम इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें इस तरीके से लिखेंगे। हम पर्टिकुलरली इसे चेकबोर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज हमारे जो मेंडल थे उन्होंने भी इसे चेकबोर्ड के फॉर्म में ही किया था। इसे डायग्राम के थ्रू भी हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसे लर्न करने का एक बहुत इजी ट्रिक है, वो ये कि आप सबसे पहले चेकबोर्ड को ड्रॉ कर लीजिए। जब हम चेकबोर्ड को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, अब हमें इसे फिलिंग करनी है। तो फिलिंग करने के लिए आप सबसे पहले याद रखिए कि आपको फर्स्ट वाला जो कॉलम होगा उसमें आपको कैपिटल R लिखना है, सेकेंड कॉलम में भी आपको कैपिटल R लिखना है, थर्ड कॉलम में आपको स्मॉल r लिखना है, फोर्थ कॉलम में स्मॉल r लिखना है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको फर्स्ट में कैपिटल R, सेकेंड कैपिटल R, थर्ड स्मॉल r, फोर्थ स्मॉल r। अब आपको फर्स्ट में कैपिटल Y, देन स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल y। सिमिलरली हियर कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल y। अब हमने जब ये लिखा है इसके बीच में इजीली समझ सकते हैं, 2 बार आपने इसे कैपिटल R लिखा यहाँ पर और 2 बार स्मॉल r लिखा। सिमिलरली 2 बार कैपिटल R लिखा और फिर 2 बार स्मॉल r लिखा। एक बार कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल y। इस तरीके से आप चेकबोर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें इसे चेकबोर्ड को सॉल्व करना है। तो ये याद रखना है कि जो आपको ये फर्स्ट वाला कैपिटल R कैपिटल Y दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, एक बार इससे, मैं ऐसा लाइन के थ्रू समझा देती हूँ, एक बार इससे, सेकंड इससे करना है, थर्ड टाइम इससे, और फोर्थ टाइम ये ऊपर जो दिख रहा है इससे क्रॉसिंग करवानी है। ये मैंने लाइन के थ्रू समझाने की ट्राई की है। देखिए, फर्स्ट इससे, सेकंड इससे, थर्ड इससे, फोर्थ इससे। सिमिलरली सेकंड वाले को भी फर्स्ट टाइम इससे, सेकंड टाइम इससे, थर्ड इससे और फोर्थ इससे। इस वाले को भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 1 बाय 1 आपको इन सबको क्रॉसिंग करवानी है। तो हम करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है हमारा, इसको हम इससे क्रॉसिंग करवाएंगे। तो देखिए, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। अगेन इस वाले से करवाएंगे, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। थर्ड टाइम इससे,
कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फोर्थ इससे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फर्स्ट वाला जो हमारा था इसका काम हो गया है। अब हम आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड इस वाले से क्रॉसिंग करवाएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अगेन इस वाले को इससे क्रॉसिंग, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अगेन इस वाले को इससे क्रॉसिंग, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अगेन इस वाले को इससे क्रॉसिंग करवाएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। सेकेंड वाला भी हो गया हमारा। नेक्स्ट कम टू द थर्ड वन, ये वाला, इसको आप इससे क्रॉसिंग करवाएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इस वाले को इससे क्रॉसिंग करवानी है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस वाले को इससे क्रॉसिंग, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इस वाले को इससे क्रॉसिंग, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। हमारा ये थर्ड वाला भी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ है, इस वाले को इस वाले से क्रॉसिंग करवाएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस वाले को इससे क्रॉसिंग, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अगेन इस वाले को इससे क्रॉसिंग, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस वाले को इससे क्रॉसिंग, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। देखिए हमारा फोर्थ वाला भी हो गया। देखिए अब हमें ये याद रखना है कि कैपिटल आर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, कैपिटल वाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्मॉल वाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, और स्मॉल आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो कैपिटल आर जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था राउंड को, जो हमारे पास में स्मॉल वाई था वो रिप्रेजेंट कर रहा था ग्रीन को, जो हमारे पास में कैपिटल वाई है वो रिप्रेजेंट कर रहा था येलो को, और जो हमारे पास में स्मॉल आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा था रिंकल्ड को। अब हमें रेशियो निकालना है, तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। तो सबसे पहले हम कैपिटल आर जहाँ पे भी आ रहा है और कैपिटल वाई जहाँ पे भी आ रहा है, उन पी सीट्स को काउंट कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा कैरेक्टर कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो डोमिनेंट होगा। तो फर्स्ट केस में देखिए ये फर्स्ट है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसको हम कट कर देते हैं। सिमिलरली एग्जैक्टली एज इट इज़ दिखता है तो हम उसे कट करते हैं, नहीं एज इट इज़ नहीं दिख रहा, बट हाँ यहाँ पर डोमिनेंट के केस में हमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख रहा है, तो सेकंड केस ये कट। यहाँ पर भी कैपिटल आर है डोमिनेंट और कैपिटल वाई है, अगर एक भी कैरेक्टर आ जाता है कैपिटल आर या कैपिटल वाई का तो वो चीज़ डोमिनेंट हो जाएगी, और वहाँ पर राउंड जो हमारे पास में येलो होगा वो हमें मिल जाएगा कैरेक्टर। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी राउंड येलो है, यहाँ पर भी राउंड येलो है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे है राउंड येलो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है राउंड येलो, यहाँ पर भी है। ये सब इसलिए टिक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई शो हो रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, और कहीं नहीं है। अभी कितने हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमें 9 दिखे हैं यहाँ पे। तो हम इसे लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई के थ्रू जो हमें यहाँ पे मिले वो कितने मिले हैं, टोटल 9 मिले हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ऐसे कैरेक्टर्स ले लेते हैं जो कि कैसे हैं, कैपिटल आर जहाँ पे आ रहा है और स्मॉल वाई आ रहा है, मतलब यहाँ पे कैपिटल आर डोमिनेंट है, कैपिटल आर डोमिनेंट है तो मतलब वो राउंड है, और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन को। तो लेकिन कौन से हैं, राउंड है और ग्रीन है, तो राउंड ग्रीन के लिए कौन कौन से देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, कैपिटल आर फॉर राउंड एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। तो यहाँ पे राउंड ग्रीन लिख लेते हैं, राउंड ग्रीन। ये हमें जो भी ऊपर मिले ये थे राउंड येलो। अब हम राउंड ग्रीन वाले देखते हैं कि कौन से राउंड ग्रीन है, तो काउंट करते हैं हम। कैपिटल आर है और स्मॉल वाई चाहिए, ये हो गया। कैपिटल आर स्मॉल वाई चाहिए, ये भी हो गया। कैपिटल आर स्मॉल वाई 3, और कहीं पे तो दिख नहीं रहे, तो टोटल 3 मिले हमें। ये हमारे पास में 3 हो गए जो कि राउंड थे और ग्रीन थे। अब हमारे पास में आता है स्मॉल आर बचा है और कैपिटल वाई बचा है, इसको भी लिखते हैं यहाँ पे, स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रिंकल्ड को, रिंकल्ड को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई को रिप्रेजेंट करेगा येलो।
तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाले यहाँ पे कितने हैं। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई 3। तो ये भी हमें 3 मिले। अब हमारे पास में सिर्फ सिंगुलर बचा है जहाँ पे एक स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है। तो ये स्मॉल आर स्मॉल वाई है। स्मॉल आर रिप्रेजेंट करेगा अगेन रिंकल्ड को, रिंकल्ड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और स्मॉल वाई किस लिए रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन के लिए। तो यहाँ पे कितना है, सिर्फ सिंगुलर एक ही बचा हुआ है, वो है 1, ये 1। अब जब हमने ये पूरा समझ लिया, इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो रेशो बनता है वो क्या होगा, 9:3:3:1। यही रेशो हमें प्रूफ करना था और ये हमने रेशो प्रूफ कर लिया है। देख सकते हैं आप इसको। यहाँ पर जो हमने राउंड लिखा है, रिंकल लिखा है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सीड के टेक्सचर को बताता है, और जो येलो ग्रीन कलर लिया है ये सीड के कलर को बताता है। अब यहाँ पर जो 9:3:3:1 जो रेशो हमें मिला है, इसका मतलब क्या है। इस रेशो का मतलब ये है कि जो आपको 9 रेशो मिल रहा है, मतलब ये जो 9 है, देखिए हमने यहाँ पे 9 किस लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपको जो सीड मिलेंगे, जो बीज मिलेंगे मटर के, वो राउंड और येलो कलर के होंगे। 9:2 रेशो है उसका। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे 3 रेशो दिखा, ये 3 रेशो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको जो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल वाई जो रेशो मिला आपको, उसके 3 सीड्स मिले हैं रेशो के फॉर्म में, तो वो राउंड और ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अगेन आपको 3 रेशो मिला, तो यहाँ पे जो 3 रेशो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि आपको जो यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड येलो शो करने वाले सीड्स मिलेंगे, वो 3 रेशो शो करेंगे। नेक्स्ट लास्ट जो आपको 1 रेशो मिला, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि जो आपको स्मॉल आर स्मॉल वाई सीड्स वाला कैरेक्टर मिला था, वो सिर्फ 1 रेशो होगा सीड का, तो वो रिंकल्ड ग्रीन कलर के सीड को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये हमारे मेंडल थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था ये चीज़ देखने के लिए कि जो सीड्स थे उनका जब आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो क्या कैरेक्टर शो करते हैं और क्या रेशो के फॉर्म में वो अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। So this was all about Mendel's P experiment in a checkboard form. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share the channel.